हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तपस्वी आइस। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किस तरीके से कार्य करती है, ये सारी बातें में आज हम डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी कैलाश केवाल। देखिए, स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो बात कही थी, रिवर्स नेवर गो रिवर्स। मतलब जो नदियां हैं वो कभी वापस नहीं बहती। सो ट्राई टू लिव लाइक रिवर। मतलब आप लोग जो है वो रिवर की तरह जीना सीखे। फॉरगेट पास्ट, भूल जाइए आपका पास्ट जो है, एंड फोकस ऑन द फ्यूचर। अपने फ्यूचर पे फोकस कीजिए। मतलब फ्यूचर को अच्छा बनाइए। जो पास्ट है, जो बीत गया कि मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा, इसमें एडमिशन ले लेता, इस कोर्स को कर लेता, भूल जाइए सब कुछ। जो आने वाला फ्यूचर पे उस पर फोकस कीजिए। और हो सकता है अपने आने वाले फ्यूचर को फोकस करके हो सकता है आप उसको अपने पास्ट से ज़्यादा उसको बेहतर बना लें। देखिए, टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसा कि आपको बताया है, उससे पहले जो आर्टिकल्स हम लोगों ने बात करी है, जैसे कि ये आर्टिकल्स हम लोगों ने, आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर की बात करी थी। तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की बात करी थी, वहाँ पर भी मंत्रिपरिषद थे। मतलब मंत्रिपरिषद के प्रति जैसे जिम्मेदारियाँ थी, तो उस आधार पर यहाँ पे भी आर्टिकल 74 है, जैसे कि बता रखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट। मतलब जो मंत्रिपरिषद द्वारा जो राष्ट्रपति को सहयोग और परामर्श देता है। आर्टिकल 75 कहता है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्रियों से संबंधित जो भी अन्य प्रावधान है वो उनके बारे में बात करता है। यह 77 कहता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार द्वारा जो कार्यवाही होती है उनका संचालन किस तरीके से किया जाता है। आर्टिकल 78 कहता है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग टू ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। गाइस, ये यहाँ पर आएगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्या है। तो उस आधार पर यहाँ पर राष्ट्रपति को जो सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के जो दायित्व वगैरह रहते हैं उन सभी के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, आपको पता है हमारा जो भारत का संविधान है उसमें अगर बात करते हैं कि जो सरकार की जो व्यवस्था है वो संसदीय व्यवस्था है। और ये सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है कहीं ना कहीं हमारे ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। मतलब ब्रिटिशों ने जो लोगों ने हमें शासन करा था, मतलब उस टाइम से काफी पुराने टाइम से यही संसदीय व्यवस्था हम लोगों की चली आ रही है। और संसदीय व्यवस्था चली आने के आधार पर यही है कि हम लोगों ने इस संसदीय व्यवस्था हमारी इस वजह से, क्योंकि पहले से शुरू से चली आ रही है, हम लोगों ने चेंज नहीं करा है। हम लोगों ने चेंज करा है सिर्फ और सिर्फ उसके नुमाइंदे। मतलब ये है कि सिर्फ हम लोगों ने हेड्स चेंज करती है, वहाँ पर उनके हेड थे, यहाँ पर हम लोगों ने अपने हेड ला दिए। मतलब व्यवस्था वही चली हुई आ रही है। तो उसी आधार पर अगर बात करते हैं तो मतलब जो ये मंत्री है, मंत्री कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ की राजनीतिक और जो प्रशासनिक व्यवस्था की जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं या उनके आधार के रूप में कार्य करते हैं, वो सारे के सारे आपकी मंत्रिपरिषद ही हो रही है। और इन मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करा था। मतलब प्रधानमंत्री जो होता है इन सभी पूरे मंत्रिपरिषद का हेड होता है, ये सभी मंत्रियों का जो हेड होता है, मतलब इनका नेतृत्व करता है। मतलब इन्हीं के अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग ये है जो कार्य करते हैं। तो उसी आधार पर हम बात करते हैं। मतलब जो हमारी संसदीय व्यवस्था है उसमें सारे सिद्धांतों को ना लेकर हमने कुछ की बात करी है। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मतलब जो मंत्रिपरिषद वो हेडेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, एंड इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, और जो कि एक वास्तविक कार्यकारी अधिकारी है, इज अवर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। मतलब अपने राजनीतिक और प्रशासनिक सिस्टम में। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, रियल एग्जीक्यूटिव है अथॉरिटी। मतलब यहाँ पर ये एक रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, जबकि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल है, यानी कि नाम मात्र है। परंतु सारी की सारी जो वास्तविक शक्तियां दे रखी हैं वो सारी की सारी वास्तविक शक्तियां हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के अंदर डाल रखी है, यानी कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री में डाल रखी है। प्रधानमंत्री जो होता है वो इसके मतलब प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक अधिकार होता है, सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के अंडर डाल रखती है। मतलब राष्ट्रपति की देखा जाए तो एक वैल्यू कम है, परंतु जो प्रधानमंत्री है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा दी गई है। जैसे कि हम लोग बात करें, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने एक बात कही थी, मतलब कि जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट की जो पावर्स है, पोजीशन है, वही हमारे यहाँ पर इंडिया में किसकी है, पीएम की, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की। जिस तरीके से वो वहां पर कार्य करता है उसी तरीके से यहाँ पर हमारा जो पीएम है वो कार्य करता है। मतलब उसकी पोस्ट, पावर, पोजीशन मतलब इस तरीके की जो पीएम के तरीके की। मतलब पीएम
के इक्वलेंट, मतलब वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ के पीएम के इक्वलेंट, मतलब वो सारी सारी शक्तियाँ दे रखी है, मतलब जो शक्तियाँ वहाँ उन्हें दे रखी है। नेक्स्ट करता है, इन सभी आर्टिकलों की बात ना करके इसमें दो आर्टिकल्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75, जो कि डील करते हैं इसके आधार पर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 ये डील करता है कि स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जो मंत्री परिषद है मतलब उनका स्टेटस कैसा है, मतलब मंत्री परिषद से संबंधित है। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75, ये 75 डील करता है कि उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं, उनका टेन्योर है, टाइम पीरियड क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ओथ एंड एफर्मेशन की बात करता है, सैलरीज की बात करता है, अलाउंसेस की बात करता है मिनिस्टर, मतलब आर्टिकल 75 इन सभी के बारे में बात करता है। तो इस आधार पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल 75 और 75 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल दे रखे हैं जिनके बारे में बता रखा है। आर्टिकल 74 के बारे में बात करते हैं, जैसे कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में हम लोगों ने दे रखा है 74, ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, मतलब जो मंत्री परिषद होती है वो उसके प्रति, मतलब जो प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति होता है उसको सहायता और सलाह देने के लिए होती है, मतलब उसी के अनुसार जो है वो कार्य किए जाते हैं। मतलब और आपको पता है जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं, यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है वो आपको पता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। मतलब जो प्रधानमंत्री को जो नियुक्त करने का अधिकार तो किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को, परंतु मंत्री परिषद के मतलब जो उसको अधिकार दिया है, परंतु जो राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद के अनुसार ही कार्य कर, मतलब जो राष्ट्रपति है यदि राष्ट्रपति चाहे तो, मतलब जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं आपको, मान लीजिए कोई बिल है लोकसभा में आया, मतलब लोकसभा में कोई बिल तैयार करा, उन लोगों ने तैयार करा, फिर राज्यसभा में गया, मतलब वहां से तैयार होके आ गया, मान लीजिए जैसे लोकसभा तैयार होके आ गया और उसके आधार पर वो पुणे उसके मतलब राष्ट्रपति के पास जाता है वो, तो राष्ट्रपति क्या करता है उसको विचार करने के लिए उसको दोबारा वापस भेज देता है, चाहे तो वो एक बार मंत्री परिषद पुनः विचार करने के लिए उस बिल के बारे में कह सकता है, लेकिन मंत्री परिषद जो है उस विचार पर वो बिल आता है उस पर किसी प्रकार का संशोधन किए बिना उस बिल को वापस वैसे के वैसे ही जो प्रेसिडेंट है उसके पास भेज देती, तो उस आधार पर राष्ट्रपति जो है उनकी सलाह के अनुसार मतलब कार्य करे, मतलब उसकी सलाह के अनुसार कार्य कर दीजिएगा, तो दूसरी बार भेजा जाए उसके अनुसार कार्य करेगा, मतलब ये है कि उसमें उस आधार पर वो मना नहीं कर सकता, उसको वहां पर सिग्नेचर करने जरूरी है, सिग्नेचर करे जा सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो मतलब यहाँ पर कि जो प्रधानमंत्री होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा तो अपॉइंट किया जाता है, परंतु जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं वो प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो वर्क करते हैं वो उसके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के रूप में कार्य करते हैं, मतलब उनके द्वारा जो राष्ट्रपति के द्वारा दी गई पोस्ट के आधार पर ये कार्य करते हैं। दूसरा कहता है कि एडवाइस टेन्योर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट, मतलब ये है कि मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को जो दी गई सलाह की जांच है वो किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती, मतलब ये नहीं कह सकते कि जैसे कि इनके द्वारा जो सलाह दी गई है वो सही है या गलत है, किस तरीके से है किस तरीके से नहीं है, तो उसके आधार पर अगर हम बात करें तो उस आधार पर ये सलाह वगैरह नहीं दी जा सकती। जैसे कि हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे बाहर विदेश में देखते हैं हम, तो वहाँ पर ये है कि जैसे केस उठा लेते हैं, ब्रिटेन वाला केस उठा लेते हैं, वहाँ पर जो है कि मान लीजिए वहाँ पर राजा है, कौन है वहाँ का राजा, अब राजा जो है राजा को जो सलाह देने का काम दिया गया है वो किसे दिया गया है, मतलब सलाह देने का जो काम दिया गया है वो दिया गया है किसे, मंत्री परिषद को, मतलब वहाँ की अगर मंत्री परिषद वहाँ की सलाह देने का काम करती है और सलाह अगर मान लीजिए वो गलत है, उसमें किसी प्रकार की गलती मिलती है, तो उस आधार पर जो कार्यवाही की जाएगी वहाँ की जनता मतलब जो मंत्री परिषद है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, मतलब वहाँ का जो राजा है उसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाए, तो उस आधार पर कहते हैं कि राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जाँच मतलब किसी द्वारा न्यायालय द्वारा नहीं की जाती। बाकी अब इसका आगे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है कि आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 है अनुच्छेद 75, वो क्या कहता है कि जैसे कि पीएम अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब जो पीएम है वो अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी बाय प्रेसिडेंट, एंड ऑल मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब और सारे जो मिनिस्टर्स है वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, यानी कि पीएम की सलाह के आधार पर। प्रेसिडेंट को किसने अपॉइंट करा, प्राइम मिनिस्टर को किसने अपॉइंट करा, प्रेसिडेंट ने, और जो और अदर मिनिस्टर है वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, परंतु ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर की प्रधानमंत्री वो एडवाइस करेंगे कि हाँ इन लोगों को जो इसके अंदर शामिल कर लिया जाए।
नेक्स्ट आता है कि इसमें जो कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कितने रहते हैं इसके सदस्यता के अंदर, मतलब कैबिनेट के अंदर, मतलब पीएम इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट एक्सीड 50% ऑफ लोकसभा, यानी कि 50% जो लोकसभा की सीट्स हैं उनका 50% से ज़्यादा कि मतलब नहीं हो सकता। और 50% के आधार पर जैसे कि लोकसभा की सीटें हैं उसमें अगर बात करते हैं तो लोकसभा में जैसे 545 और 552 की सीटें हैं, मतलब 1% में अगर बात करते हैं तो 545 सीटें हैं जो वर्किंग में हैं, तो उस आधार पर 15% अगर निकालते हैं तो उस आधार पर जितनी भी सीटें आपकी बनती हैं तो उस आधार पर निकालने के आधार पर मतलब उससे ज़्यादा आपकी मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो नहीं हो सकते, उसी से कम हो सकते। और इस वाले प्रोविजन को जो जोड़ा गया था वो सन एडेड बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, मतलब ये है कि इस उपबंध का जो मतलब ये जो शामिल किया गया था उसको 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा उसको किया गया था, यानी कि जोड़ा गया था। नेक्स्ट आता है नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस 6 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स, मतलब ये कहता है कि मान लीजिए कि कोई एक मंत्री है, अगर वो कहते हैं कि अगर लगातार 6 महीने की अवधि तक जो संसद का सदस्य नहीं है किसी भी, तो मतलब उस अगर वो 6 महीने तक अपनी सदस्यता को नहीं लेता, मतलब किसी भी सदन का अगर सदस्य नहीं बनता है, तो वहीं पर जो उसकी जो सदस्यता है, मतलब जो मंत्री की जो समाप्ति है, मंत्री का जो पद है वो उसी आधार पर उसका समाप्त हो जाता है, मतलब उसे विद इन 6 मंथ उसे किसी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि सीओम कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा मिनिस्टर प्लेजर टू द प्रेसिडेंट, मतलब इसमें भी ये कहता है कि जो मंत्रिपरिषद है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल भी रहती है, लोकसभा के प्रति रहती है, और उसी आधार पर जब उसी के प्रति उत्तरदायी रहती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, उसी के अनुसार जो है कार्य करती है, तो उस आधार पर इसको शामिल किया गया था। और यहाँ पर दूसरा देते हैं कि राष्ट्रपति जो मंत्रियों को कहीं ना कहीं पद और गोपनीयता की शपथ वगैरह भी दिलाता है, मतलब ये जो जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं ये सारे के सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, मतलब राष्ट्रपति ने जो पद दे दिया उसी पद को लेंगे। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई व्यक्ति सही ढंग से कार्य नहीं करता, मतलब जो पद उसे दिया गया है उस पद के अनुसार अगर कार्य नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को उस पद को छीनने का भी, मतलब राष्ट्रपति को उससे उस पद को छीनने का भी अधिकार है, मतलब वो किसी और पद को दे सकता है, मतलब इधर से उधर फेरबदल करने का भी अधिकार उसको दिया गया है। और ये मंत्री किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, क्यों? क्योंकि ये प्रसाद पर्यंत के रूप में उनके कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर, मतलब उनको डिस्क्वालीफाई जैसे कर सकता है, इट इज एडेड बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, मतलब इसको भी जो 2003 के जो संशोधन द्वारा है उसके जोड़ा गया था। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर्स जो रहते हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनकी जो मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको 3 आधारों पर हम लोगों ने बांटा है। सबसे पहले बांटा है आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा बांटा है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा बांटा है नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो मंत्री वगैरह रहते हैं इनके जो उत्तरदायित्व रहते हैं, क्या क्या उत्तरदायित्व इनके रहते हैं। उत्तरदायित्व की बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी जो संसद है, मतलब सरकार की जो संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं कि उसका जो कार्य प्रणाली है, उसके अनुसार जो कार्य प्रणाली का जो मौलिक सिद्धांत है, मतलब उसके सामुदायिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। कहने का मतलब जो मिनिस्टर्स रहते हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं किसके? लोकसभा के प्रति। और उसी के अनुसार मतलब सारे मंत्री परिषद अगर लोकसभा के प्रति पूरे रूप से उत्तरदायी है, तो इसका मतलब ये है कि सभी मंत्रियों को उनके जो सभी का जो कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति पूरी संयुक्त रूप से जिम्मेदारी होगी। मतलब कोई भी अगर कार्य किया जाए तो वो सभी जो मंत्री हैं वो उसी आधार पर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, मतलब वो सारे के सारे एक दल के रूप में कार्य करेंगे और समान रूप से उत्तरदायी होंगे। मान लीजिए अगर किसी भी एक मिनिस्टर्स के खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव अगर पास कर दिया जाता है, मान लीजिए इसमें किसी भी एक मिनिस्टर के खिलाफ अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव अगर पास कर दे, तो वो अविश्वास प्रस्ताव के पास करने के आधार पर जो है वो कहीं ना कहीं अगर प्रस्ताव पास करते तो सभी मंत्रियों को, चाहे वो राज्यसभा के मंत्री भी शामिल हो, उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। मतलब पूरी की पूरी जो सभा है वो क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाता है। तो इस आधार पर ये कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इस आधार पर ये कि सारे के सारे जो मंत्री परिषद रहते हैं राष्ट्रपति को इस आधार पर मतलब उसके लोकसभा के प्रति तो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, परंतु अगर कहीं इसी प्रकार केस आता है तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो लोकसभा को क्या कर सकती है? विघटित करने की सलाह दे सकती है। और कहीं ना कहीं जब वो सलाह देती है तो जो सदन का जनमत होता है कहीं ना कहीं निष्ठापूर्ण प्रतिनिधित्व, मतलब जो सदन होता है वो जनमत का निष्ठापूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता और नए चुनाव की मांग करता है।
मतलब कहने हैं कि मतलब राष्ट्रपति जो है लोकसभा में विश्वास मतलब तो खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। यानी कि इस तरह सीधी सिंपल सी बात आप लोगों को ये याद रखनी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये दे रखा है कि सभी लोग हैं वो पूरे पूरे सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, सामूहिक रूप से पूर्व से अगर किसी के खिलाफ भी किसी प्रकार का कोई मिलता है तो उसके आधार पर पूरी जो सभा है मतलब पूरा जो दल है उसको अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। और कई बार देखिए ऐसा भी होता है, कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं जिसमें मंत्रियों ने कई मंत्रिमंडल में कुछ अपने मतभेद भी चलते रहे उनके आपस में, तो उस आधार पर भी कई बार त्यागपत्र दिए हैं। जैसे कि सन 1953 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने जो हिंदू कोड बिल वाला चला था तो उनके जो साथी थे मतलब वो उसको प्रेफर कर रहे थे परंतु वो उसको कहीं ना कहीं मना कर रहे थे, तो उस आधार पर उन्होंने अपने जो साथियों के साथ मतभेद चलने के आधार पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। फिर आपके जो सीडी देशमुख साहब थे उन्होंने राज्यों के पुनर्गठन की नीति पर जो मतभेद के कारण त्यागपत्र दे दिया था। और जो आरिफ मोहम्मद जी ने उन्होंने मुस्लिम महिला वो तलाक से बचाव का अधिकार वाला केस था तो उस अधिनियम को 1986 में के विरोध में मतलब त्यागपत्र दे। तो इस आधार पर अगर उनके आपस में भी नहीं बनती है कहीं ना कहीं किसी बात पे अगर डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाता है तो उस आधार पर भी ये लोग जो है अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करते हैं कि यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें, यहाँ पर व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल की। और आपको पता है ये भी अनुच्छेद मतलब ये है कि आर्टिकल 75 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। मतलब ये है कि मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर जो है बना रहता है जब तक वो चाहे। और इसका अर्थ ये है कि मतलब राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य है या मंत्रिपरिषद को लोकसभा में अपना विश्वास मत जो है वो खो देता है, या फिर विश्वास मत प्राप्त है। अगर विश्वास मत प्राप्त भी है और अगर सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा, अपनी पोस्ट का सही ढंग से फायदा नहीं उठा रहा, अगर अपनी पोस्ट का फायदा उठा रहा है मतलब कि गलत तरीके से कार्य करता, तो उस आधार पर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था क्योंकि वो मंत्री पद से उसको हटा सकता है। मतलब उससे संतुष्ट नहीं है और संतुष्ट ना होने का प्रधानमंत्री से भी त्यागपत्र देने के लिए भी कह सकता है। तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया है कि उसको भी वो बर्खास्त कर सकता है। और बर्खास्त करने का मतलब ये है कि मतलब वो है कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य के प्रति वो पूरी तरीके से उत्तरदायी नहीं है। और उसी आधार पर जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह पाया था कि सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो केवल प्रधानमंत्री की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जब तक हम ऐसे कार्य को निर्मित ना कर दें कि जिसको मंत्रियों को नामित और बर्खास्त करने की शक्ति प्रदान न कर, तो उसमें उसे सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं कहा जाता। वो सारा का सारा उत्तरदायित्व जो कहा जाएगा वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर रहेगा। यानी कि उसमें सामूहिक वाले में पूरी तरीके से सारे दल मिलकर काम करते हैं। और इसमें यह है कि अगर दल चल भी रहा हो, विश्वास मत भी अगर प्राप्त हो, परंतु अगर एक व्यक्ति भी सही ढंग से कार्य नहीं करता तो उसको भी हटाने का अधिकार जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट आता है नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं मतलब यहाँ पर जो बात करते हैं किसी प्रकार का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं। तो जैसे कि आधार पर यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं भारत और ब्रिटेन का। भारत और ब्रिटेन का ये है कि मान लीजिए आपको पता है कोई भी बिल वगैरह पास करना है या कोई भी किसी प्रकार का कोई बिल आता है तो वो लोकसभा में आएगा और उसके आधार पर जो पर्सन है वहाँ के पर्सन तैयार करेंगे, मतलब जो लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको तैयार करते हैं। किसी भी कोई भी बिल है प्रकार का आता है, कुछ भी लिखा विखा हो तो उस आधार पर उसमें अगर कुछ भी लिखा हो तो मतलब राष्ट्रपति के पास उसको भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसमें सिग्नेचर कर देता है, अगर कई बार उसको सोच विचार करने के लिए पुनर्विचार करने के लिए वापस भी लौटा देता है। परंतु वो है कि जो मिनिस्टर्स है वहाँ पर कुछ भी उसमें संशोधन किए बिना उसको वापस लौटा देते हैं, तो उस आधार पर कहीं ना कहीं सिग्नेचर करने पड़ते हैं। उसके अंदर चाहे गलत लिखा हो चाहे सही लिखा हो उसके लिए जो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। दूसरा ये है कि अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो है मतलब सार्वजनिक अगर देखा जाए तो राजा का जो प्रत्येक आदेश है वो मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित होता है। मतलब राजा है जो वहाँ का वो वही कार्य करता है जो उसको मंत्री द्वारा लिखा हुआ दिया जाता है। मतलब मंत्री अगर किसी कारणवश मान लीजिए गलती से कुछ लिख देते हैं या गलत लिख देते हैं, पता नहीं लगता है, तो उस आधार पर उसकी जांच होगी। अगर वो गलत पाता है तो उस आधार पर वहाँ के जो मंत्री हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोर्ट कार्रवाई की होगी। इसमें राजा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि राजा को वो मैसेज जो है वो लिखा हुआ दे रखा है था जिसको वो पढ़ना होता है। तो हमारे भारत में इस प्रकार की कोई भी किसी प्रकार का प्रावधान जो है वो नहीं दिया गया। मतलब इस प्रकार के किसी भी जो
आदेश वगैरह होता है या फिर सलाह मशवरा होती है तो उसको किसी प्रकार से न्यायालय में भी जांच पड़ताल नहीं कर सकते। मतलब कहते हैं कि अगर ये कहते हैं कि ब्रिटेन में भी ये मुहावरा सबसे ज़्यादा मशहूर है, मतलब उसमें कहा था कि जो राजा है वो कभी गलत नहीं होता, उस पर किसी भी विदेश में जो किसी भी न्यायालय मुकदमा नहीं चला जाता। परंतु भारत के संविधान में किसी भी मंत्री लिए किसी प्रकार की कोई विधिक जिम्मेदारी का उपबंध नहीं है, और न ही यह आवश्यकता है कि राष्ट्रपति द्वारा जनहित में जारी किसी भी आदेश पर कोई मंत्री प्रति हस्ताक्षर करे। यहाँ तक कि मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच भी किसी भी न्यायालय क्षेत्र में नहीं की जाती। तो इस आधार पर यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो होता है, सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल यहाँ दिखा रखा है भारत का और अमेरिका का, मतलब भारत का और ब्रिटेन का, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस कैबिनेट। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के अंदर क्या अंतर है। देखिए, इन दिस वर्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब इसके अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्ड्स एंड कैबिनेट आर ऑफन यूज टू द इंटरचेंजली दो देयर इज अ डिफाइंड डिस्टिंक्शन बिटवीन। मतलब दोनों जो वर्ड है एक तरीके से देखा जाए तो सिमिलर है, दोनों वर्ड एक दूसरे के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, परंतु अगर इनमें डिफर देखते हैं तो इनमें कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से डिफर है रोल को लेकर के, फंक्शंस को लेकर और इनके कंपोजिशन को लेकर, मतलब इनके कार्य है, भूमिकाएं हैं या संरचना है, उसके आधार पर ये दोनों जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर बात करते हैं, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद होता है संसद के प्रति पूरी तरीके से उत्तरदायित्व है, परंतु ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं, यानी कि सेंटर कैबिनेट के सदस्य होते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं मतलब केंद्र सरकार के जो मुख्य नीति के मतलब निर्धारक अंग है, मतलब केंद्र सरकार की जो मुख्य नीति है पर्सन रहते हैं उनके निर्धारक अंग है, और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं एक पूरे तरीके से जो है वो निर्णय लेने वाले होते हैं। मतलब ये केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसको कहते हैं, मंत्रिमंडल जिसको कहा जाता है, मतलब जिसको कैबिनेट कहा जाता है मंत्रिमंडल, वो सारे पर्सन ये मेन पर्सन होते हैं जो उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब आगे देखते हैं इनके बीच में जैसे कि अंतर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस कैबिनेट के बीच में, अगर बातें करते हैं क्या क्या अंतर है इनके बीच में। जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगर कहते हैं कि वाइडर बॉडी है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो एक बहुत बड़ी बॉडी है जिसके अंदर 60 से 70 मिनिस्टर्स को हम लोगों ने शामिल किया गया। परंतु अगर बात करते हैं कैबिनेट की तो ये एक स्मॉलर बॉडी है, कंसिस्ट 15 से 20 मेंबर, यानी कि 15 से 20 मेंबर को अपने साथ, मतलब 15 से 20 मंत्री जो है इसके अंदर शामिल होते हैं। ये बहुत बड़ी होती है, परंतु ये कैबिनेट जो होती है वो छोटी होती है, जिसमें कैबिनेट कहते हैं ना, कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं सारे के सारे, तो उसी आधार पर इसके अंदर 3 मिनिस्टर्स होते हैं, लाइक कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। परंतु इसके अंदर ओनली इंक्लूड कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ये कहीं ना कहीं पार्ट होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मतलब इसमें मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, यानी कि पूरी मंत्रिपरिषद में, जिसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि जो राज्य के मंत्री, और डिप्टी मिनिस्टर जो कि उप मंत्री होते हैं, यानी कि मंत्रियों की जो क्या करते हैं, मतलब जो मंत्रियों के असिस्टेंट होते हैं वो उस आधार पर। तीसरा कहता है कि दे डज नॉट मीट नो कलेक्टिव फंक्शन, मतलब ये है कि सरकारी कार्यों के लिए, मतलब डे डू नॉट, मतलब कोई भी सरकारी कार्य किया जाता है उसमें ये एक साथ नहीं बैठते हैं, और नो कलेक्टिव फंक्शंस, और ना ही इनका कोई सामूहिक कार्य नहीं है, मतलब पूरी तरीके का कोई सामूहिक कार्य नहीं। परंतु यहाँ पर इट मीट्स एज अ बॉडी, ये एक निकाय की तरह है, मतलब ये है कि हफ्ते में कहीं ना कहीं एक बार इनकी बैठक जो है वो बैठक करनी होती है, और जो बैठक करनी होती है उसमें कहीं ना कहीं जो सरकारी कार्य होते हैं उसके संबंध में निर्णय करती है, और इट हैज़ कलेक्टिव फंक्शन, मतलब ये कार्यकलाप जो सामूहिक रूप से कार्य किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है ऑल पावर वेस्टेड इन थ्योरी, मतलब जिनकी जो सारी की सारी जितनी भी शक्तियां होती हैं वो कागजी कार्रवाई होती है, मतलब पूरी थियोरटिकल लिखी होती है। परंतु यहाँ पर बात करते हैं द पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड थस दे एक्ट्स फॉर द लेटर, मतलब ये वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है और उसके लिए ही कार्य करती है। किसके लिए? मंत्रिपरिषद के लिए, मतलब कैबिनेट है, और यहाँ ध्यान देने वाले कैबिनेट किसका पार्ट है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब ये इसी के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट आता है फंक्शंस डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट, मतलब इसके कार्य का जो निर्धारण है वो मंत्रिमंडल करता है, इसके कार्य का जो निर्धारण है वो मंत्रिमंडल करता है। मतलब यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए कि इसके कार्य का निर्धारण कौन कर रहा है? मंत्रिमंडल। परंतु इट डायरेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय द टेकिंग पॉलिसी डिसीजन, मतलब यहाँ पर ये मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती है, मतलब कोई भी निर्णय लिया जाता है वो राजनीतिक जो निर्णय लिया वो लिया गया, और जो निर्देश है मतलब जो भी जिस प्रकार का निर्देश लिया जाता है वो सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होता है। और सभी मंत्रियों का मतलब यहाँ के जो सभी मंत्री दे रखे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, जो सभी मंत्री है यहाँ पर शामिल होते हैं उन सभी के ऊपर क्या होता है? ये बाध्यकारी होता है।
ये मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है। इम्प्लीमेंट डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट, मतलब जो कैबिनेट के द्वारा जो डिसीजन दे रखे हैं उनके आधार पर इनको लागू किया जाता है। परंतु यहाँ पर इम्प्लीमेंट डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि यह मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख क्या है, देखरेख करती है। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डील्स विद आर्टिकल 74 75, जैसे कि आपको बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं, अनुच्छेद 74 और 75 के बारे में बात, परंतु इसको जो कैबिनेट को जोड़ा गया था और अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है, जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत जोड़ा गया था। मतलब इसको 1944 में संविधान के संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया। तो ये संविधान के मूल रूप में मतलब देखा कि मतलब जो संविधान का मूल रूप बनाते, जब संविधान बनाते तो उस समय शामिल नहीं था और इसको बाद में जोड़ता। और कहीं ना कहीं आर्टिकल 352 ये कहता है कि प्रधानमंत्री व अन्य जो कैबिनेट मंत्रियों की परिषद है जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, उसमें इनकी जो कार्य और जो शक्तियों का विवरण है वो नहीं दिया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी भी इनको जो पावर्स दे रखी हैं या इनको जो फंक्शंस दे रखे हैं, मतलब उनका किसी प्रकार से विवरण नहीं दे रखा है। और जहाँ पर बात करते हैं कि हमारी जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है ब्रिटेन की संसदीय परंपराओं पर आधारित है। मतलब जो वो तो ऑब्वियसली बात है, जैसे कि हम लोगों ने कहा है कि हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। तो वही है कि हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है कहीं ना कहीं ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आपको पहले जैसे बार बार मैं बताता हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो रिस्पॉन्सिबल है किसके, लोकसभा के प्रति, और रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। और ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आप लोग बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, वो सॉरी ध्यान नहीं रहा। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM, सॉरी गाइज इसके लिए। तो यहाँ पर यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, यानी कि मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जो जिम्मेदारी होती है उसको लागू करती है। तो ये अंतर है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट में, कैबिनेट ही कहीं ना कहीं आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट है। रोल ऑफ कैबिनेट, मतलब कैबिनेट का क्या क्या रोल दिए गए हैं उनके बारे में बात करें। आपको पता है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, मतलब एक जो कहते हैं हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, मतलब एक उच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। मतलब चाहे वो निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक निर्णय, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था में, चाहे किसी प्रकार का जो उच्च निर्णय लिया जाता है उसमें निर्णय लेने वाली एक बहुत ही ऊपरी संस्था है। एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट, मतलब एक प्रेसिडेंट को, मतलब एडवाइजरी बॉडी, मतलब केंद्र सरकार की जो कहते हैं कि मतलब जो प्रेसिडेंट की एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करती है, एडवाइस देने के रूप में कार्य करती है। प्रेसिडेंट को ये एडवाइस देती है किस प्रकार से कार्य करना है, क्या कार्य करता है, जो प्रेसिडेंट इससे एडवाइस मांगता है। नेक्स्ट है चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी, मतलब ये है कि कई बार जो आपकी चीफ पॉलिसी, मतलब जो है कि बड़ी बड़ी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं, या फिर केंद्रीय प्रशासन के रूप से जो हेल्पफुल होती हैं, या किसी प्रकार को संधि वगैरह रहती है, तो मतलब जो विदेशी, तो उसके आधार पर जो है मतलब कि उसके अंदर मतलब एक फॉर्मुलेटिंग बॉडी है जो उसके आधार पर कार्य करती है। नेक्स्ट आता है सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एक बहुत ही केंद्र कहते हैं नहीं, मतलब कि उच्च कार्यकारी संस्था है, मतलब केंद्र सरकार की एक उच्च कार्यकारी संस्था है कि मतलब पूरी तरीके से उच्च लेवल के दर्जे के जो कार्य हैं वो करती है, क्योंकि कैबिनेट का रोल जो है वो छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट है फॉरेन पॉलिसी एंड फॉरेन अफेयर्स, मतलब जो विदेश नीति और विदेश मामलों को देखते हुए जितनी भी विदेश नीतियाँ होती है, क्या क्या कौन कौन से ट्रीटी पे साइन करनी है, कौन सी संधि वगैरह होती है, या फॉरेन अफेयर्स वगैरह जो होती है उन सभी पे कार्य करती है। फिर नेक्स्ट आता है चीफ क्राइसिस मैनेजर या इमरजेंसी सिचुएशन, मतलब ये मुख्य आपदा प्रबंधक भी है और कहीं ना कहीं आपातकालीन स्थिति निपट भी है, किसी प्रकार का कोई आपातकाल आ जाए, कोई भी क्राइसिस आ जाए वगैरह, तो उस आधार पर निर्णय भी लेती है और उस आधार पर ये वर्क भी करती है, चाहे वो कितने भी बड़े विधायी मामले हो, चाहे वित्तीय मामले हो, मतलब उन सभी से निपटने का कार्य करती है और उसी आधार पर निपटने कार्य का आधार पर ये जो है वो डिसीजन लेती है, सारे कार्यों को करती है। तो रोल ऑफ कैबिनेट का, जो कैबिनेट का रोल है वो भारत के अंदर बहुत ही बड़ा है, मतलब इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में बहुत ही बड़ा है जो कि वर्क करता है। नेक्स्ट आता है किचन कैबिनेट और इनर कैबिनेट, मतलब ये एक स्मॉल बॉडी होती है, कंसिस्ट प्राइम मिनिस्टर की होती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है हेड होता है। इसमें 15 से 20 जो है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को शामिल किया जाता है, जो कहीं ना कहीं हाई मेकिंग डिसीजन लिए जाते हैं।
मतलब अगर कहने का मतलब मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोगों को बता देता हूँ कि किचन कैबिनेट और इनर कैबिनेट मतलब एक ऐसा मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है जिसमें एक विश्वास पात्र के जैसे आदमी डाले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक छोटा निकाय होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को कोई भी राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दे पर अगर सलाह लेनी है तो उस आधार पर ये महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता कर, मतलब ये 3 या 4 बंदों को इस आधार पर अपने साथ या इससे ज़्यादा बंदों को ये अपने साथ रख सकता है। अब उसमें चाहे तो आपके मिनिस्टर शामिल हो हैं, चाहे इसके मतलब प्रधानमंत्री के दोस्त शामिल हो, चाहे रिश्तेदार शामिल हो, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने साथ रखता है। किचन कैबिनेट का मतलब जो इनके साथ साथ रहते हैं, और इनके साथ साथ रहने का मतलब जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने, कोई भी डिसीजन लिए जाने, तो उसके आधार पर इनको सारी की सारी जो सलाह मशवरा कहने का मतलब है वो सारे के सारे दिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि इनके बैठकें भी होती रहती हैं, सरकार के कार्यों को बड़ी कैबिनेट की अपेक्षता मतलब कि जो सरकार के जो कार्य हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से देखती है, मतलब उस पर डिसीजन लेती है। दूसरा है चाहे वो राजनीतिक मामले के मुद्दों पर निर्णय लेनी हो, चाहे उसमें गोपनीयता बनाए रखनी हो, तो उसके आधार पर ये सारे के सारे जो मिलकर कार्य करते हैं। अब देखिए, भारत में प्रत्येक प्रधानमंत्री की एक आंतरिक कैबिनेट होती है, ये तो पता है आप लोगों को। मतलब उसके अंदर जिसको कहा जाता है, एक घर के अंदर एक घेरा बना हुआ होता है, मतलब घेरे के अंदर घेरा कहते हैं ना, मतलब एक घेरा तो है, उसके अंदर घेरा बना हुआ होता है, जैसे कि घेरा है और घेरे के अंदर घेरा बना हुआ। तो मतलब ये है कि अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पंडित नेहरू जी की कैबिनेट के बारे में बात करें तो उसमें सरदार पटेल और आपके गोपाल स्वामी अयंगर किदवई और ये मौलाना आज़ाद, ये लोग उनके शामिल थे। और लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो उनमें स्वर्ण सिंह, GL नंदा और एक चौहान साहब से YV चौहान जिन्हें कहा जाता है, मतलब वो सारे शामिल थे। और कहीं ना कहीं आपके जो इंदिरा गांधी के ज़माने में भी कैबिनेट थी, मतलब उस टाइम पे तो कैबिनेट बहुत ही ज़्यादा सही ढंग के थे। उसमें भी उन्होंने उमा शंकर दीक्षित, डॉक्टर करण सिंह और फरुखदी अली अहमद, मतलब इन सभी लोगों को उसने भी अपने अंदर शामिल किया जाता। तो ये सारे के सारे, और कहीं ना कहीं आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने भी रखी थी, तो उसमें भी ऐसे 2-4 लोग थे जैसे कि प्रमोद महाजन, मुन्नी मल्होर वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे, तो मतलब ये कैबिनेट जो किचन कैबिनेट है उस आधार पर कार्य करती है, मतलब सारे के सारे डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं या उनसे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते हैं, उनमें सभी में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और कहीं ना कहीं ये हेल्प इस आधार पर भी करते हैं कि कोई भी प्रकार किसी वजह से सारे पर्सन साथ ना हो, तो मतलब ये कुछ पर्सन को साथ लेकर डिसीजन लिया जाता है, मतलब जो 15 से 20 जो है इंपॉर्टेंट पर्सन को शामिल किया जाता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, एंड थैंक्स अगेन।